फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। आइए देखते हैं। हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, essential features of partnership, partnership deed, importance of partnership deed और in the absence of partnership deed कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ने डिफाइन कर रखा है पार्टनरशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द बिजनेस ऑफ प्रॉफिट कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या एक रिलेशनशिप है, एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में? पर्सन के बीच में। एग्रीमेंट किस बात का है कि उनके द्वारा किए जाने वाले बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसे वो आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। लॉस बंटना कंपलसरी नहीं है, बटे अलग बात है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि पार्टनरशिप होने के लिए प्रॉफिट बंटना कंपलसरी है। प्रॉफिट किस बात का? बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस कौन करेगा? चाहे तो सारे पार्टनर मिलके एक्टिवली पार्ट कर सकते हैं या सारे पार्टनर के बिहाफ पर कोई भी पार्टनर कैरी कर सकता है। पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। जो पर्सन आपस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं वो पर्सन इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं, कलेक्टिवली फर्म कहलाते हैं और वो जिस नाम से बिजनेस करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ने डिफाइन कर रखा पार्टनरशिप के बारे में। क्या कहता है? एक रिलेशनशिप है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री। किस बात के एग्री होते हैं? शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर्स किसको बोलते हैं? जो पर्सन पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म। और जिस नाम से बिजनेस करते हैं वो कहे जाते हैं फर्म नेम। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? तो पार्टनरशिप क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नेचर क्या है? पार्टनरशिप पार्टनर से एक सेपरेट एंटिटी होता है, यानी बिजनेस अलग है और पार्टनर्स अलग है। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कल को अगर पार्टनरशिप बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके डेब्ट को पूरा करने के लिए, उसके डेब्ट को पेमेंट करने के लिए जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स की जो प्राइवेट एसेट है वो भी क्या होंगी? लायबल होगी। क्लियर है ना? अगर हम बात करें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि पार्टनरशिप पार्टनर से अलग है। यानी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये मान के चलेंगे पार्टनर अलग है और फर्म अलग है। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। यानी कल को अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट होगा तो फर्म के डेब्ट के लिए पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट भी क्या हो सकती है? बेची जाएगी। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला फीचर्स क्या कहता है? कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट ने डिफाइन कर रखा है कम से कम 2 पर्सन, क्योंकि एग्रीमेंट की बात है। क्या कभी कोई पर्सन खुद से एग्रीमेंट कर सकता है क्या? एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। और वो कौन से पर्सन होने चाहिए? जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट है। तो बात आती है कौन कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहला क्या लिखा हुआ है? माइनर। माइनर कौन होते हैं? जिनकी एज क्या होती है? 18 ईयर से 18 ईयर कंप्लीट नहीं होता, वो पर्सन कौन से होते हैं? माइनर। और माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता। सेकंड क्या लिखा हुआ है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्या होता है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो पर्सन होते हैं जो मेरी द्वारा कहे गई बात या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो बात लिखी हुई है उसको समझ नहीं सकते, या फिर अगर समझ सकते हैं तो उस पर जो जजमेंट करेंगे उसका उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो समझ नहीं सकते। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? अनसाउंड माइंड कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी है टर्म कंडीशन, वो उन टर्म कंडीशन को समझ नहीं सकते, या फिर अगर समझ सकते हैं
उसके ऊपर जो जजमेंट देते हैं कि वो शामिल होंगे, शामिल नहीं होंगे, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, उसका उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको इस बात की समझ नहीं है। उनकी माइंड इतना कैपेबल नहीं है कि उस बात को समझ सके। ऐसे पर्सन हम क्या कहे जाते हैं? अनसाउंड माइंड कहे जाते हैं। अब ये अनसाउंड माइंड का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक होता है लूनेटिक। लूनेटिक वो लोग होते हैं जो कि बाई बर्थ तो ठीक थे, लेकिन बाद में किसी कारण से जैसे एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट पे उनका माइंड याददाश्त गुम हो गया, या फिर काफ़ी एज होने के बाद माइंड काम नहीं करता, उनकी याददाश्त चली जाती है, उनको पहचान नहीं है कौन अपना है कौन पराया है। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं? लूनेटिक पर्सन कहे जाते हैं। एक और होता है इडियट। इडियट कौन से लोग होते हैं? जो कि जन्मजाति मूर्ख होते हैं, उनके जन्म से ही क्या होता है? माइंड डेवलप नहीं हो पाता। ऐसे लोग भी क्या होते हैं? अनसाउंड माइंड के कहे जाते हैं। एक होते हैं ड्रंकर्ड, जिन्होंने शराब पी रखी है। तो जिन्होंने शराब पी रखी है तो जितने टाइम तक उनका माइंड वर्क नहीं करता शराब पीने की वजह से, उतने टाइम तक वो अनसाउंड माइंड कहे जाते हैं। उसके बाद वो साउंड माइंड है, उसके बाद वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या लिखा हुआ है? पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। कुछ पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट लोग वो लोग होते हैं जिनको कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर रखा है। दिवालिया क्यों? उनकी जो लायबिलिटी थी उनकी एसेट से अधिक हो जाती है। ऐसे केस में कोर्ट के से रिक्वेस्ट करने पर कोर्ट उस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेता है। अब ऐसे पर्सन के पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो एसेट था वो लायबिलिटी वाले को बांट दिया गया उस प्रोपोर्शन में। अब इनके पास कुछ है नहीं। अब ऐसे पर्सन से एग्रीमेंट करने से क्या फ़ायदा? ऐसे पर्सन से आप क्या ले सकते हो फ्यूचर में? इसीलिए कोर्ट ने कर रखा है ऐसे पर्सन से आप एग्रीमेंट करो ही नहीं। एक होता है आपका एलियन एनिमी। अब बात यह है कि एलियन एनिमी क्या होते हैं? तो हमारे इंडिया के लोगों के लिए बाहरी कंट्री के लोग कहे जाते हैं एलियन, और अगर उस कंट्री का हमारे कंट्री से वार हो जाए तो वो लोग हमारे लिए कहे जाते हैं एलियन एनिमी। तो एलियन एनिमी के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। जब तक वार नहीं था वो हमारे लिए एलियन थे, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन जैसे ही उस कंट्री से हमारा वार हो गया अब वो हमारे लिए क्या कहे जाते हैं? एलियन एनिमी कहे जाते हैं, और एलियन एनिमी के साथ हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल लेता हूँ, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड वो लोग होते हैं जिनको जेल हो गया है, सजा हो गया है, तो जितने साल तक उनको जेल हुआ है उतने साल तक वो कांटेक्ट नहीं कर सकते। जेल से रिहा होने के बाद वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जेल जाने से पहले वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी जिस पर्सन को जेल हो चुका है, जेल होने के बाद जितने टाइम तक उनको जेल हुआ है उतने टाइम तक वो कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वो पर्सन है जिसे लॉ ने क्या कर रखा है? डिक्लेयर कर रखा है कि आप ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये पर्सन डिस्क्वालीफाई है। ये तो बात होगी मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर को डिफाइन कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन करता है। लेकिन जहां तक बात ये है मैक्सिमम नंबर, तो ये डिफाइन कौन करता है? कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट ने 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा था कि आप मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर सकते हैं, और उस समय डिसाइड कितना हुआ था? मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 100, यानी 100 से अधिक पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं हो सकते। लेकिन बाद में कंपनी एक्ट ने रूल्स 2014 के तहत पार्टनरशिप फर्म में क्या डिक्लेयर कर रखा है कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 50। यानी आज की डेट में कोई पूछे मैक्सिमम मेंबर पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 मेंबर हो सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट क्या? एग्रीमेंट। क्योंकि पहली बात हो चुकी है पार्टनरशिप क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन होता है, यानी बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकता। अब ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर ये एग्रीमेंट रिटेन होता है तो उस एग्रीमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ये जो एग्रीमेंट है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो सकता है, या फिर एट विल हो सकता है। तो जब किसी पर्टिकुलर काम के लिए होता है, जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा तो जैसे ही वो पीरियड पूरा हो जाएगा पार्टनरशिप कैंसिल हो जाएगा। और एट विल में क्या होता है? कोई भी पार्टनर कभी भी बाकी पार्टनर्स को नोटिस देके पार्टनरशिप कैंसिल
कर सकता है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, लॉफुल बिजनेस, यानी पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। बात हुई थी ना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस तो होना ही चाहिए और वो बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस मीन्स बाई सेल, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का हो, तो उसमें क्या हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, वोकेशन हो सकता है और प्रोफेशन भी हो सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, और क्या लिखा हुआ आपका, प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। बहुत से लोग चैरिटेबल बिजनेस भी करते हैं, तो चैरिटेबल बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। तो याद रखना पार्टनरशिप होने के लिए जो बिजनेस होगा उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पहली डिफिनेशन में डिफाइन हो गया था कि प्रॉफिट बंटना क्या है, कंपलसरी है। लॉस बांटे चाहे ना बटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप होने के लिए प्रॉफिट बंटना जरूरी है। तो लॉस बटे चाहे ना बटे वो एसेंशियल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बंटना क्या आपका एसेंशियल है। बिजनेस कैन बी कैरी बाय ऑल या एनी ऑफ देम पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, यानी बिजनेस चाहे तो सारे पार्टनर एक्टिवली काम कर सकते हैं या फिर सारे पार्टनर के बिहाफ पर कोई भी पार्टनर बिजनेस कर सकता है। तो बिजनेस में पार्टनर्स क्या होते हैं, एज ए एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। एजेंट के रूप में काम कैसे करते हैं, उनके द्वारा किए गए काम के लिए क्या होता है, सारे पार्टनर लायबल होते हैं, इसीलिए पार्टनर्स एज ए एजेंट भी काम करते हैं। और पार्टनर्स कैसे काम करते हैं, एज ए प्रिंसिपल भी काम करते हैं। प्रिंसिपल ऐसे व्यू क्या हो जाता है, जैसे बाकी पार्टनर द्वारा किए गए काम के लिए क्या होते हैं, ये पार्टनर लायबल भी होते हैं। तो पार्टनर्स क्या होते हैं, एजेंट के रूप में भी काम कर रहे होते हैं। एजेंट के रूप में फिर से बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम के लिए बाकी पार्टनर क्या होते हैं, लायबल होते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और बाकी पार्टनर द्वारा किए गए काम के लिए क्या होता है, ये लायबल होता है। तो यहाँ एज ए प्रिंसिपल के रूप में भी काम कर रहे होते हैं, यानी पार्टनर्स एजेंट के रूप में भी काम करता है और प्रिंसिपल के रूप में भी काम करता है। अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटेन एग्रीमेंट होता है। अगर रिटेन एग्रीमेंट को आप सारे पार्टनर साइन कर दें और उसको रजिस्ट्री करा लें तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। वैसे तो एग्रीमेंट ओरल भी होता है और रिटेन भी होता है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि एग्रीमेंट क्या होगा, रिटेन होगा। लेकिन फ्यूचर में जो डिस्प्यूट होने वाला है उस डिस्प्यूट से बचने के लिए रिटेन एग्रीमेंट डिजायरेबल होता है। अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसे केस में पार्टनरशिप डीड अगर हमारे पास होता है उसमें हमें पता है किसके पास क्या राइट था, किसकी क्या लायबिलिटी थी, किसकी क्या ड्यूटी थी, उसके आधार पर हम डिस्प्यूट का सेटलमेंट कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें होती हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स होता है, यानी पार्टनर्स की क्या नाम है, पार्टनर्स का क्या एड्रेस है, पार्टनर्स का क्या ऑक्यूपेशन है, नेम, उसका एड्रेस, उसके बारे में सारा डिटेल लिखा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, यानी फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी फर्म का हेड ऑफिस कहाँ पे है, क्योंकि हेड ऑफिस के थ्रू ही तो क्या होगा, जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस होंगे वो सारी चीज़ें कहाँ से होगी, हेड ऑफिस से होगी। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, यानी पार्टनरशिप फर्म किस तरह का बिजनेस करेगा। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट को पार्टनरशिप कमेंस हुआ है, किस किस पार्टनर ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो किस रेट से देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर देना है तो किस रेट से देना है, चार्ज करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर जो इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट किस रेट से देना है। ये सारी बातें कहाँ लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है तो कितनी देनी है। अगर कोई पार्टनर नया पार्टनर आता है, कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है या डेथ कर जाता है, उस केस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे डिसाइड होगा। सेम वही बात है, जब कोई नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर रिटायर होता है, डेथ कर जाता है या फिर रेशियो चेंज हो जाता है, उस केस में एसेट का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगा, उस केस में सेटलमेंट कैसे होगा। अकाउंटिंग पीरियड,
बुक किस डेट को क्लोज होगा, ताकि पता चल सके फर्म को क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, पार्टनर्स की क्या राइट है, क्या ड्यूटी है। ये सारी बातें कहाँ लिखी रहती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। और ऐसा करने से फायदे ये है, कल को कोई डिस्प्यूट होगा, उस केस में पार्टनरशिप डीड को शो करके उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो बना है वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, या फिर एट विल है। अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए बना होगा तो जैसे ही वो पीरियड क्या हो जाएगा, जैसे मान लो बना है 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप कैंसिल हो जाएगा। अगर बना है किसी पर्पस के लिए, जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा पार्टनरशिप कैंसिल हो जाएगा। या फिर एट विल, एट विल में क्या होता है, कोई भी पार्टनर कभी भी बाकी पार्टनर्स को नोटिस देके पार्टनरशिप कैंसिल कर सकता है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, यानी फर्म का जो बैंक होगा उस पर पैसे निकालने के लिए किस किस का साइन होगा, क्या सारे पार्टनर के साइन होना जरूरी है, या कोई भी पार्टनर को आपने अथॉरिटी दे रखी है, वो पार्टनर्स अकाउंट से क्या कर सकता है, डील कर सकता है। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी फर्म चलता रहेगा, या फर्म क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप तो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जैसे ही कोई पार्टनर गया अब तो नया एग्रीमेंट बनेगा, नया एग्रीमेंट बनने का मतलब ये है पुराना एग्रीमेंट कैंसिल, यानी पार्टनरशिप कैंसिल। लेकिन जो फर्म के नाम से चल रहा था वो फर्म कंटिन्यू रहेगा या डिजॉल्व होगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कल को कोई डिस्प्यूट होता है उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा पार्टनरशिप के बीच में, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप डीड काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि इसमें लगभग सारी बातें लिखी रहती है, कैसे कैसे पार्टनर वर्क करेंगे, पार्टनर्स की क्या ड्यूटी होगी, पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी होगी, पार्टनर्स की क्या राइट होगी, ये सारी बातें डीड में लिखी रहती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पार्टनरशिप डीड अगर रिटन में है, सबका साइन है और वो रजिस्टर्ड है, ऐसे केस में क्या बन जाता है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और उस लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर पार्टनर्स के बीच में अगर कभी डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट को आप क्या कर सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो। अब इसमें सारी बातें लिखी रहती है, राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी। दूसरी बात है, अगर कल को डिस्प्यूट होगा तो चूंकि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिस्प्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा। कहता है इज एसेंशियल टू ए पार्टनरशिप डीड, एसेंशियल है क्या, एसेंशियल तो नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप तो क्या हो सकता है, जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, यानी एसेंशियल नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन डिजायरेबल तो है, क्योंकि कल को अगर डिस्प्यूट होगा तो ओरल आप कहाँ प्रूफ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है यानी रिटन एग्रीमेंट है, ऐसे केस में आप डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हो। तो एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन क्या है, आपका डिजायरेबल तो है। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ना हो, ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट की जो प्रोविजन है 1932 के, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। आइए देखते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड क्या हो, अब्सेंस हो, ऐसे केस में क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब वो प्रोविजन है क्या क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो अगर डीड नहीं है तो कैसे बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड नहीं है तो पेमेंट नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डीड नहीं है तो चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर डीड नहीं है तो कम से कम क्या देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है, अगर डीड नहीं है तो ऐसे केस में भी कम से कम कितना देना पड़ेगा, 6% तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी प्रॉफिट है चाहे प्रॉफिट नहीं है। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, अगर डीड नहीं है तो देना नहीं है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, अगर डीड नहीं है तो अगर सारे पार्टनर चाहें तो ही नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, अगर सारे पार्टनर नहीं चाहेंगे तो एक भी पार्टनर अगर नहीं चाहेगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। थैंक यू।